चलिए, तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक पार्टिकल है और उसको 37 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि एट द टॉप पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, इस मोशन के टॉप पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। मान लो ये बॉम्ब है, इस बॉम्ब को हमने फेंका है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और उनका जो मास का रेशो है वो 1:3 है। जो दो टुकड़े होते हैं उनका रेशो दे रखा है मास का 1:3। तो जो लाइटर पार्ट है वो मोमेंटली कम्स टू रेस्ट, मतलब यहाँ पे फटने के बाद जो जिसका 1:3 में डिवाइड किया है हमने, तो जो छोटा वाला मास है वो मोमेंटली रेस्ट पे आ जाता है। उसकी वेलोसिटी झटके की वजह से जीरो हो जाती है, बम के फटने की वजह से। तो छोटा वाला मास तो यहाँ पे जीरो हो गया, उसकी मोमेंटरली रेस्ट पे आ गया, तो वो एक क्षण के लिए रेस्ट पे आया। उसके बाद क्या होगा, वो पार्टिकल नीचे आ जाएगा। मतलब कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है और हवा में है तो क्या होता है, फिर वो नीचे आता है, इस तरह से फ्री फॉल करते हुए ऐसे नीचे आ जाता है। और जो भारी पार्टिकल है उसके बारे में आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर हैवी पार्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जो भारी पार्टिकल है वो कहाँ जाके गिरेगा ये बताना है। करिए। तो ये आपको बताना है कि जो भारी पार्टिकल है, भारी वाला पार्ट है, वो कहाँ जाके गिरेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाकर वो गिरेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के जवाब दो कि बताओ। ये जैसे बॉम्ब है, दे रखा है कि ये बॉम्ब है, तो बॉम्ब जब फटता है तो क्या एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं कि इंटरनल फोर्स लगते हैं? बॉम्ब जब फटता है तो एक्सटर्नल फोर्सों की वजह से फटता है या इंटरनल फोर्स की वजह से वो फटता है? तो ऑब्वियस, हम सभी जानते हैं कि बॉम्ब अगर कोई फटता है तो वो एक्सटर्नल फोर्सों की वजह से नहीं फटता है, इंटरनल फोर्सों की वजह से फटता है। अंदर उसके अंदर कोई रिएक्शन होती है, कुछ होता है, तो बॉम्ब फट जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ केस है। अच्छा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पूरे मोशन के लिए एफ नेट जीरो है या नहीं, बताओ। इस पूरे मोशन के लिए फटने से पहले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो फट गया ना, तो यहां से यहां तक क्या एफ नेट जीरो है कि नहीं है? नहीं है, एफ नेट जीरो नहीं है। एम जी लग रहा है ना यहाँ नीचे, एम जी लगेगा ना नीचे, तो इसमें एफ नेट तो जीरो नहीं है। एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एम जी लग रहा है ना नीचे यार, बॉम्ब पर एम जी नीचे लग तो रहा है। बॉम्ब ग्राउंड पे थोड़ी है। अगर बॉम्ब ग्राउंड पे पड़ा होता तो हम कह देते कि नॉर्मल ने एमजी को बैलेंस कर लिया, पर बॉम्ब तो हवा में है, तो बॉम्ब जब हवा में है तो नीचे बस एमजी लग रहा है। सिस्टम भी नहीं है, सिस्टम में भी ये दोनों ही है, मतलब अकेला बॉम्ब ही है सिस्टम में, नीचे एमजी लग रहा है, इसको कोई बैलेंस भी नहीं कर रहा, मतलब नीचे फोर्स लग रहा है। एफ नेट तो लग रहा है यार। अगर एफ नेट लग रहा है, अच्छा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो नहीं होगा। अरे बोलो यार, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो है क्या? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है क्या इनिशियली? एक पार्टिकल है बॉम्ब, ये तो खुद पॉइंट मास है, तो ये खुद ही सेंटर ऑफ मास है, तो इसकी वेलोसिटी तो है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो नहीं है। अब सोचो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ऊपर से फिर एक्सेलरेशन भी है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी भी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी तो सही, और वो चेंज भी होगी, राइट? चेंज भी होगी, है ना? अरे होगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो जीरो नहीं है। मतलब इसके पास, इस कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास नॉट इक्वल टू जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट भी, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बम के फूटने वूटना तो छोड़ो, बम तो फूटा होगा, यहाँ पे पार्टिकल इधर उधर कहीं गए हैं, एक पार्टिकल तो नीचे आ गया है, दूसरा कहीं बाहर चला गया, पर बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के मोशन की।
क्या यहाँ पे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा। तो देखो सारी बातें मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए लिखी है कि एफ नेट जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन करेगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सेंटर ऑफ मास किस तरीके से मूव करेगा, क्या उसका पाथ होगा, कहाँ पे वो जाएगा, है ना। तो हम सारी बातें सेंटर ऑफ मास के लिए कर लेते हैं, ऐसे ही एक्स्ट्रा में बाद में फिर क्वेश्चन के लिए कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे बॉम्ब है, सेंटर ऑफ मास देखो ध्यान से देखना, बॉम्ब जब तक फटा नहीं है, जब तक कि वो एक्सप्लोड नहीं हुआ है, जब तक कि वो दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक तो ये बॉम्ब खुद ही पॉइंट मास है, तो ये खुद ही सेंटर ऑफ मास है, राइट। सेंटर ऑफ मास मैं इसी पे मान सकता हूँ, बॉम्ब तो बहुत छोटा सा है ना। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास, तो जब तक वो फटा नहीं है तब तक तो इसका मोशन इस तरीके का होगा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की, केवल पार्टिकल के मोशन की मैं बात रुक के करता हूँ, पहले मैं सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, जब तक कि ये फटा नहीं, एक्सप्लोड नहीं हुआ है, तब तक तो यही रहेगा ना सेंटर ऑफ मास का मोशन। बोलो, इस तरीके से ऐसे तो जा रहा है पार्टिकल, तो यही रहेगा सेंटर ऑफ मास, खुद ही तो है सेंटर ऑफ मास। तो यहां तक का तो मैंने बता दिया। अब एक्सप्लोड हो गया ये बॉम्ब, दो पार्ट में टूट गया, इसके बाद का सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या रहेगा बताओ। इसके बाद सेंटर ऑफ मास किस तरीके से मूव करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये बताना है आपको। इसके बाद क्या होगा, वही रहेगा। मतलब पार्टिकल, देखो यहाँ पे बॉम्ब फूट गया, एक पार्टिकल तो यहाँ गिर गया, दूसरा पार्टिकल कहीं उड़ के यहाँ चला गया, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना एक्चुअल पाथ जो पहले था, जो प्रोजेक्टाइल वाला पहले पाथ था, उसी पाथ को फॉलो करेगा। ये रहेगा सेंटर ऑफ मास का पाथ। अब इसका कोई लॉजिक दे सकता है, क्यों क्यों ऐसा हुआ, बम के फटने से कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा सेंटर ऑफ मास को। क्योंकि बम का फटना तो कैसा फोर्स है, बम का फटना तो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है ना। और सेंटर ऑफ मास पर कभी भी इंटरनल फोर्सों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो तो एज इट इज रहेगा। सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा, ये मैंने यहां से प्रूव कर दिया। देखो सेंटर ऑफ मास मोशन तो करेगा, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ऑब्वियस है। तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा और उसका पाथ ये रहेगा, एक्चुअल जो हॉरिजॉन्टल, एक्चुअल जो प्रोजेक्टाइल होना चाहिए था वो रहेगा। ठीक है, तो ये मैं कह देता हूँ कि भाई ये तो हो गया अपना सेंटर ऑफ मास का पाथ। दिखा, रेड कलर से मैंने इसको बना दिया, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पाथ। सेंटर ऑफ मास अपने एक्चुअल पाथ पर जाएगा, दिस इज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कि बम का फूटना एक इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, तो सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास अपना मस्त इस तरीके से जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं आप, सेंटर ऑफ मास कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा पूरे मोशन में। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये रहा ना सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फोर्स बॉल बॉम्ब पर एमजी लग रहा था, उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल हो रहा था, तो ये सेंटर ऑफ मास का बात हो गया। लेकिन हमें तो क्या सॉल्व करना है, हमें तो कुछ ऐसा दिया है कि बम के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा तो मोमेंटल रेस्ट पे आ गया, दूसरा टुकड़ा उधर चला गया, तो हमें तो उन टुकड़ों के बारे में क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं कि भाई हाईएस्ट पॉइंट तक तो सब कुछ ठीक था, ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट तक तो सब कुछ ठीक था, बम बढ़िया उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बम फूट गया, दो टुकड़े उसके हो गए। तो दो टुकड़ों में एक तो है छोटा मास और एक है थोड़ा मोटा मास, 1:3 में डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कि टोटल मास मान लो m था, टोटल मास बॉम्ब का m था, तो बताओ छोटे टुकड़े का मास क्या हो जाएगा और बड़े टुकड़े का मास क्या हो जाएगा। तो देखो 1:3 में डिवाइड करना है ना, तो छोटे टुकड़े का मास कितना हो जाएगा, m/4, और बड़े टुकड़े का मास कितना हो जाएगा, 3m/4। बताओ मैंने सही किया है क्या, आता है आपको 1:3 में डिवाइड करना, m को मैंने 1:3 में डिवाइड कर दिया, तो छोटे वाले का मास कितना हो जाएगा m/4 और बड़े वाले का मास कितना हो जाएगा 3m/4। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब
क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि छोटा वाला जो मास है वो तो मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया, मतलब कि बम जैसे ही फटा, तो बम फटने के बाद की कंडीशन मैंने बना दी ये रही, ये बम फटने के बाद की कंडीशन है ना। बम फटने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ऊपर बना देता हूं ऐसा, कि बम फटने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है। और बम फटने के पहले कैसा था, बम फटने के पहले ऐसा था कि बम यहाँ तक आया था, इसका मास m है, इसके पास वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ। इसके कंपोनेंट करूंगा ना मैं, इसे कंपोनेंट करता हूँ मैं यहाँ पे, एक कंपोनेंट आगे, एक कंपोनेंट ऊपर। ये कंपोनेंट कितना आया 100 cos 37, 4/5, तो कितना हो गया 80। और ये वाला कितना हो जाएगा 60। हाँ, तो ये वाला कंपोनेंट से यहाँ की वेलोसिटी निकाल ली हमने, कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड। यही सीखा था ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी सेम रहती है एंटायर द मोशन, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। तो ये केस रहा, ये मैंने क्या बना दिया, ये तो है जस्ट बिफोर और वो है जस्ट आफ्टर। ये तो है जस्ट बिफोर, बम फूटने के जस्ट पहले, और ये क्या है बम फूटने के जस्ट बाद। अरे कोई दिक्कत है क्या बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कि भैया बम फूटने के जस्ट पहले और बम फूटने के जस्ट बाद। तो बम फूटने के जस्ट बाद के लिए हमें एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो दे रखी है, किसकी, इस छोटे वाले की। छोटे वाले की वेलोसिटी कितनी दे रखी है भैया, ये तो हो गया 0 पे। लेकिन इस बड़े वाले की वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता, तो हम बड़े वाले की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या बताओ। बड़े वाले की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, पूछी नहीं है, पूछी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या निकाल सकते हैं क्या, कि फूटने के जस्ट बाद, एक्सप्लोड होने के जस्ट बाद इस बड़े वाले मास की वेलोसिटी क्या होगी, मान लो v। तो क्या ये v हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं बताओ। तो एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें हैं, मैं सभी चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके, लास्ट में क्वेश्चन बता दूंगा आपको। बताओ क्या हम इस v को फाइंड कर सकते हैं क्या, कराया मैंने सवाल आपको पहले, कि बम था फूट गया, 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, तो कैसे फाइंड की थी वेलोसिटी, निकाल के दिखाओ जल्दी से v। सभी बच्चे क्या v निकाल के दिखा सकते हैं क्या, बताओ देखो कौन कौन कर सकता है। बाय द वे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी, सभी बच्चे सॉल्व करके दिखाओ इस v की वैल्यू। यहाँ पे देखो, एक्सप्लोड होने के जस्ट पहले इसका मास m था और ये 80 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। अब ये एक्सप्लोड हो गया, अब जगह नहीं थी आगे तो मैंने ऊपर बना दिया, एक्सप्लोड हो गया जस्ट। तो एक्सप्लोड होने के जस्ट बाद की कंडीशन ये है, एक मास की वेलोसिटी तो 0 दे रखी है, दूसरे मास की पूछी है, मास भी उनके गिवन है। हाँ जी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि एफ नेट 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, एम जी है, तो आप कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो सुनो, मैंने बताया एफ नेट 0 नहीं है पूरे मोशन के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल इतने से पार्ट के लिए, बम फटने के जस्ट पहले और बम फटने के जस्ट बाद। तो बम फटने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के केस में एम जी फोर्स की वजह से जो मोमेंटम में चेंज होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एम जी इज नॉट अ इम्पल्सिव फोर्स। हाँ, एक बात ये भी है कि एम जी वर्टिकल में लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, वो तो बात है ही। हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जो एम जी फोर्स है वो कैसा फोर्स है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, अनावेगी बल। ठीक है, तो जब भी कोई अनावेगी बल बहुत कम समय के लिए लगे, सोचो बम फूटने में कितना टाइम लगता है, बम था और ये फूट गया, कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा। तो उतने कम टाइम में अगर कोई आवेगी बल है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बल को, ठीक है, उसके आवेग को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और संवेग संरक्षण लगा सकते हैं, क्योंकि mg कैसा फोर्स है,
अनावेगी बल है। यहीं पर अगर आवेगी बल होता और वो चाहे कितने भी समय के लिए लगे, छोटे समय के लिए लगे, तब भी हम उसके होने पर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, अगर वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो, है ना। नेग्लेक्ट और कैंसिल आउट दो अलग अलग चीजें हैं। नेग्लेक्ट का मतलब होते हुए भी इग्नोर कर दिया, और कैंसिल आउट का मतलब वो किसी और से कैंसिल हो गया। ठीक, खैर यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पर तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन नहीं लिखता हूं, ताकि आपको याद रहेगा कि इन एनी डायरेक्शन हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इन एनी डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया मोमेंटम विल कंजर्व एट ऑल द डायरेक्शन। मैं लिख देता हूँ मोमेंटम विल कंजर्व फॉर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। जस्ट पहले और जस्ट बाद के लिए ही कर सकते हैं। ये नहीं कि हम पूरे मोशन के लिए जैसे ये इनिशियल पॉइंट मान लें और सीधा ये फिर फाइनल पॉइंट मान लें और ये इनिशियल से फाइनल तक के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं केवल इतने टाइम के लिए, जस्ट पहले और जस्ट बाद में। जस्ट पहले और जस्ट बाद के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है, और इसका रीजन क्या है बताओ। इसका रीजन क्या है? बिकॉज mg is not impulsive force। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में आई क्या? बोलो भाई। देखो थोड़ा सा और समझाऊं, देखो और थोड़ा डिटेल में चलें तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है डीपी अपॉन dt, है ना। डीपी का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मैं लिख सकता हूँ डीपी बराबर है एफ dt। ठीक, अब ये जो dt है ये बहुत कम है। एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में कितना टाइम लगा? बहुत छोटा टाइम लगा, मतलब 10⁻�0। और ये फोर्स कितना है? mg। अब mg तो कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही तो आएगा। मतलब dp जीरो हो गया, dp मतलब डेल्टा p जीरो हो गया। डेल्टा p मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर जीरो। तो क्या कह सकता हूँ? p इनिशियल बराबर p फाइनल, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब आगे बात समझ में है? mg क्या होता है? एक फाइनाइट वैल्यू होती है, और उसको जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो dp जीरो ही आएगा। खैर, अब हम अपना सवाल करते हैं आगे। तो हमने बोला मोमेंटम कंजर्व करा दो जस्ट पहले जस्ट बाद के लिए, ओके करा दिया। तो जस्ट पहले की कंडीशन क्या है? मास m है और वेलोसिटी कितनी है? 80। ओके वेरी गुड। और जस्ट बाद में क्या है? एक की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, यानी कि जो छोटा वाला है m/4, इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। प्लस बड़े वाली की वेलोसिटी हमें निकालनी है 3m/4 इंटू वी। बताइए यहाँ से कितना आ रहा है? m से m गया और ये आ गया 320/4। सॉरी 320/3। यही आया आपका भी? वेरी गुड। चलिए, तो हमने क्या निकाल दिया इसमें? ये निकाल दिया कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये तो पूछा ही नहीं था, कोई बात नहीं, चलो अब पूछा है वो कर लेते हैं। तो पूछा क्या है कि बताओ आफ्टर द एक्सप्लोजन
जब ये टूट गया है तो ये जो हैवी वाला पार्ट है ये कहाँ जाके गिरेगा? अच्छा, छोटा वाला पार्ट कहाँ गिरेगा बताओ? छोटा वाला पार्ट तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई इसकी हवा में, तो जस्ट नीचे आएगा, तो यहाँ आके गिर जाएगा। पर ये जो बड़ा बड़ा वाला पार्ट है कहाँ जाके गिरेगा? तो कैसे करें बताओ? बहुत ही आसान है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एक वो वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। याद है आपको एक बात मैंने बताई थी, मास टोटल इनटू डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। याद है फॉर्मूला? अभी कल भी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, किसी ने डिस्कशन में पूछा था। तो कि इसमें ये होता है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, ये होता है पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये होता है दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। हम कहाँ से ले रहे हैं सारे डिस्प्लेसमेंट? मतलब ओरिजिन हमने 0,0 कहाँ मान रखा है? प्रोजेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो सबसे पहले बताओ कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से? यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास ने तो ये प्रोजेक्टाइल वाला पाथ ही फॉलो किया है, बम के फटने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चला गया, और ये क्या है? दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बोलो, क्या ये रेंज है प्रोजेक्टाइल की? परास है ये? तो आर बोल दूं उसको मैं? तो मतलब डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टोटल मास तो एम है, और डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? आर। आर का मतलब क्या है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब दूसरा पार्टिकल m1, m1 हम वो ले लेते हैं इसको, छोटे वाले को। तो छोटा वाला फाइनली देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ये यहाँ से गिर के यहाँ पे टपक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये आधी रेंज यानी कि r/2। तो ये आ गया m/4 इंटू r/2 प्लस, अब दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो दूसरा पार्टिकल मान लो इस तरीके से उसका पाथ है। दूसरा पार्टिकल जो है वो मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे उड़ता हुआ और यहाँ पहुंच गया, यहाँ कहीं गिरा है। ठीक, दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अब यही तो पूछा है हमसे कि कितनी दूर जाके गिरेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दूर जाके गिरेगा कहीं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखूंगा मैं 3m/4 इंटू एक्स। क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी? बताओ। अरे बिल्कुल आ जाएगी, निकालो कितनी आई। देखिए ये सॉल्व किया हमने, यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 7r/6। x क्या है? x है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पे दूसरा पार्टिकल गिरेगा, ये वाली दूरी, ये x माना है हमने। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 7r/6। अब r क्या है? r तो रेंज थी ना प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल की रेंज है। तो रेंज तो हम जानते हैं कितनी है, रेंज निकाल सकते हैं ना रेंज। तो निकालो रेंज। प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? 2ux uy डिवाइडेड बाई जी। 2 इंटू यू एक्स कितना है? 80, यू वाई कितना है? 60 डिवाइडेड बाई 10। तो आर कितना आया? तो आर की वैल्यू को रख दो इसमें। ये आंसर आ रहा है। ठीक, समझ में आया? कौन सा तरीका हमने यूज किया जो हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले? अच्छा, एक तरीका और था, एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी तो हमने निकाल ली थी ना,
तो अब वेलोसिटी निकाल ली थी और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आई थी, तो ये क्या बन गया एक, तो देखो एक पार्टिकल तो यहीं गिर गया इसी जगह पे। अब दूसरा पार्टिकल ये क्या कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, याद करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसे, बोलते हैं इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हाँ, तो इसकी रेंज का फॉर्मूला क्या आता है याद है, इसकी रेंज का फॉर्मूला आता है u इंटू, इसकी रेंज का फॉर्मूला ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या, u इंटू अंडर रूट 2h/g। तो u हमें ये रहा, है ना, तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी डायरेक्ट, इतनी लंबाई और इतनी और जोड़ देना, ये क्या है r/2, तो r/2 प्लस दिस, जोड़ दोगे इसको तब भी क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक, हाँ मतलब u इंटू अंडर रूट 2h/g में आपको जोड़ना पड़ेगा r/2, ये करके आंसर आएगा। उस केस में फिर आपको ये वाला ये नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, पर वो आप जानते थे, वो चीज तो आप खुद से ही कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल है पढ़ रखा है, एक नई चीज सिखानी थी इसलिए मैंने इससे किया। ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूँ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है क्वेश्चन, देखो दो मास है यहाँ पे m और 2m के, दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब अभी ये रुके हुए हैं और इनको छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया गया है। दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कोई फोर्स लग रहा है इनमें अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो, ये भी मास m, ये 2m, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसी फोर्स से, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, उसके अलावा कोई भी फोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक, अब आपको बताने कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, क्या इनका मोमेंटम कंजर्व होगा, और यदि किसी मोमेंट पर मास m की वेलोसिटी है v1, तो उस मोमेंट पर 2m की वेलोसिटी क्या होगी, सोचो। तो फर्स्ट का आंसर है नो, बिकॉज देखो सेंटर ऑफ मास के मूव करने के लिए क्या जरूरी है, एक तो एफ नेट होना चाहिए, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ही बात है। अगर मैं दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान लूंगा, इस पे फोर्स ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। देयर सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, मतलब इन दोनों के हम कंबाइंड मोशन की बात कर रहे हैं, इनको कंबाइंड सिस्टम लेके हम बोल रहे हैं। सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, और दूसरी बात देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली वो दोनों रुके हुए हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2, तो ये रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो। तो जब एक्सेलरेशन भी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ से मूव करेगा, नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, यस, जब एफ नेट जीरो है तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, राइट। तो फिर थर्ड का आंसर भी आ गया। थर्ड में क्या है कि अगर किसी मोमेंट पर जो मास m है वो अगर v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसी वक्त यानी उसी मोमेंट पर 2m की वेलोसिटी क्या होगी, तो मान लेते हैं 2m की वेलोसिटी v मान लेते हैं, और v फाइंड करना है, तो क्या लगा दें, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, लगा देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो p इनिशियल बराबर p फाइनल, ये करेंगे ना, तो ये तो हो गई फाइनल सिचुएशन। ठीक, इनिशियल सिचुएशन क्या थी, इनिशियल सिचुएशन थी जब वो दोनों रुके हुए थे, तो ये तो हो गई फाइनल सिचुएशन, और इनिशियल सिचुएशन क्या थी, जब ये दोनों रुके हुए थे, ये मास m, मास 2m, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, इसकी वेलोसिटी भी जीरो। तो इनिशियल सिचुएशन थी, फिर क्या हुआ, दोनों म्यूचुअली अट्रैक्शन की वजह से चलने लगे, ये चलते चलते इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो फिर लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो p इनिशियल क्या है, दोनों रुके हुए हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, बराबर p फाइनल कितना हो गया, m इंटू वी वन
माइनस 2m इंटू वी, तो v बराबर आ गया v1/2। ठीक है, आया समझ? चलो, ये क्वेश्चन है, सिंपल एडबुड मशीन दी हुई है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैसे करेंगे बताओ? डायरेक्ट पूछ लिया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो याद करो, आपको पढ़ाया था ना मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास टॉपिक में, मैंने तीन चीजें बताई थी, सॉरी दो चीजें बताई थी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, और फिर बताया था मैंने कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। याद है क्या? देखो ये रहा, देखो फॉर्मूले लिखे थे हमने। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है? m1v1 प्लस m2v2 ऐसे चलते जाओ, डिवाइडेड बाय m1 + v2 प्लस ऐसे चलते जाओ। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है? m1a1 प्लस m2a2 प्लस इस तरीके से चलते जाओ, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। राइट, आ गया याद? तो हम यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, पर 3 तो है ही नहीं, दो ही है, ठीक है, दो ही, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे a1 a2 क्या है? a1 a2 का मतलब है इनकी एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ऐसा मान लो m2 ज्यादा है, m1 ज्यादा दिया है मैंने, m1 इज ग्रेटर देन m2। चलिए भाई, तो बताओ m1 किधर आएगा? नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे a, तो m2 का एक्सेलरेशन किधर आएगा? ऊपर, कितना? a। राइट, एफबीडी बनाओ, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? m1g, इसका कितना होगा? m2g। राइट, अच्छा चलो अब इक्वेशन लगाओ, एक्सेलरेशन निकालो। तो कैसे लगाऊं इक्वेशन? लगा दूं, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए सेंटर ऑफ मास, ओ सॉरी, एक्सेलरेशन कितना आ गया? अभी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं आया, ये तो अलग अलग ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आया है। तो ये कितना आ गया? m1 माइनस m2 इंटू जी। अरे याद है कि भूल गए? एक्सेलरेशन निकालना, अलग अलग इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो। ऊपर टेंशन टी लगाओगे, यहाँ टेंशन टी लगाओगे, इसके लिए इक्वेशन लिखोगे m1g माइनस टी बराबर m1a, फिर ऐसे इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, दोनों इक्वेशनों को जोड़ोगे, टी कट जाएगा, ए निकल जाएगा इतना। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर, ये निकालना है ना? तो देखो कैसे निकालें, ए सी ओ एम बराबर, चलिए, तो m1a1 मास का इसका m1, ठीक है भाई m1। एक्सेलरेशन क्या है इसका? a, नीचे की तरफ है, तो क्या लिख दूं? -a, नीचे की तरफ है ना यार, तो -a, सॉरी मास हो गया m1 प्लस m2 इंटू a2। तो m2 का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की साइड a, तो क्या लिखूंगा? +a, इस तरीके से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, तो कितना आंसर आ गया? ए सेंटर ऑफ मास बराबर, यहां से लिख सकता हूं मैं, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए। अरे बोलो आया कि नहीं आया? और ए की वैल्यू कहाँ से रखूं? ए की वैल्यू निकाली है ना हमने साइड में, ये निकाली ए की वैल्यू, ए की वैल्यू वहां पुट कर दो। तो ए की वैल्यू मैंने पुट की, तो ये है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए। ये कितना है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आंसर आ गया, राइट।
आप चाहो तो एक माइनस कॉमन लेके इसको स्क्वायर में भी बदल सकते हो, है ना? अरे कर सकते हो ना? यस। तो देखो हमने क्या माना है, नीचे एक्सलेशन है उसको नेगेटिव लिया है, ऊपर के एक्सलेशन को पॉजिटिव लिया है। तो ये वाली टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव? देखो हमने कौन सा मास बड़ा माना है, बड़ा मास कौन सा है, m1, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं m2 माइनस m1, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल ये किस में आएगा, नेगेटिव में। और हमने नेगेटिव इसको मान मतलब जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, नीचे की तरफ, मैं नेगेटिव में आ गई। नेगेटिव हमने किसको माना है, नीचे को, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओवरऑल नीचे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अरे बात समझ में आई क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ये आ गया ACUM। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जब हमसे पूछा जाएगा। अरे बताओ कर सकते हैं क्या? क्या किया, पहले पर्सनल एक्सेलरेशन निकाले दोनों ब्लॉक्स के, फिर फॉर्मूला लगा दिया m1 a1 प्लस m2 a2। अरे लगा दिया ना। और ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 करके। ठीक, पर ध्यान रखना यहाँ पे वेक्टर है तो हम विद साइन रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे केवल ऊपर और नीचे थे तो हमने केवल माइनस प्लस से काम चला लिया। अगर सभी डायरेक्शंस में होते तो क्या करना पड़ता, कंपोनेंट भी करने पड़ सकते थे, आई जे कैप का यूज करते, आई कैप जे कैप के कैप का यूज करते। ठीक, आराम से देखो इसे और बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से एक सरफेस है, वहां 4 kg और 6 kg का ब्लॉक रखा है, सरफेस स्मूथ है। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें एफबीडी बनानी पड़ेगी, तो एफबीडी बना लेते हैं। तो इस पर नीचे कितना लगेगा, 60, यहाँ टेंशन वेंशन लगेंगे। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन आगे ए, इसका भी एक्सेलरेशन आगे ए रहेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताओ जल्दी से। तो एक्सेलरेशन आएगा 60 इज इक्वल टू 6 + 4 इंटू ए। तो ए कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना? अब क्या करें, अब लगाएंगे हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। क्या था, m1 a1 प्लस m2 a2, दो ही मास है तो दो ही लिख रहा हूँ, m1 प्लस m2, और भी मास होते तो और भी लग चिपकाते आगे। ठीक, चलिए अब इसमें वैल्यू डालेंगे। तो किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो ये मास हमारा 1 है, तो इसका मास कितना हो गया 4, और एक्सेलरेशन ए हो गया किस डायरेक्शन में, आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा आई कैप। अब देखो यहाँ पे एक का एक्सेलरेशन आई में है, एक का माइनस जे में है, तो यहाँ केवल प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, साथ में आई कैप जे कैप भी लगाने पड़ेंगे। केवल प्लस माइनस हम उस स्थिति में लगा सकते हैं जब सारे या तो एक्स में हो या वाई में हो, राइट। तो m1 कितना था 4 इंटू एक्सेलरेशन आया था 6, तो मैं लिखूंगा यहाँ 6 आई कैप, वेक्टर में लिखना है ना एक्सेलरेशन। ठीक, प्लस m2, m2 कितना है 6, और इसका एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं -6 j कैप डिवाइडेड बाय 4 + 6। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.4 आई कैप -3.6 जे कैप। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर आ गया। अब कोई बोले कि नहीं हमें तो मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ
2.4 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो प्लस आई कैप में है तो प्लस आई कैप, तो यानी कि ये हो गया 2.4 और माइनस 3.6, तो इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट है इसका वो कहीं यहाँ आ जाएगा इस तरफ, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ गए सारी बात? कोई दिक्कत है किसी को तो पूछो, कर लोगे ऐसे सवाल, आपके मॉड्यूल में मिलेंगे आपको अभी, तो आपको करने हैं फिर वो, है ना, ढंग से करने। गलती नहीं होनी चाहिए कि सर हम तो वेक्टर में लिखना भूल गए, माइनस लगाना भूल गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं करना है, सही करना है। ठीक, चलिए आगे चलें, करिए। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम गिवन पोजीशन, यहाँ से दिया हुआ है, देखो यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया है, तो क्या होगा, पार्टिकल ऐसे नीचे आएगा और ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड है, इस पे कोई फ्रिक्शन, कोई भी फोर्स नहीं है, और इस पे एक रिंग लगी हुई है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे नीचे आएगा रिंग भी आगे चलेगी। खैर जो भी होगा, हमें बताना है कि जब ये पार्टिकल, ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल हो जाए, कुछ ऐसी मतलब कि रिंग और ये स्ट्रिंग और ये पार्ट, इस वक्त इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। ओके, तो करें हम। तो देखो ये इनिशियल सिचुएशन है, इस केस में पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया है, और ये फाइनल सिचुएशन है। और जब पार्टिकल नीचे पहुंचा है, वर्टिकल हो गई स्ट्रिंग, उस वक्त इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे कितनी हो गई होगी, v1 मान लेते हैं। लेकिन क्या रिंग रुकी हुई होगी? नहीं, रिंग के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, और ये हो गई होगी मान लीजिए v2। तो ऐसे इन दोनों के पास वेलोसिटी आ गई होगी v1 एंड v2, राइट। तो क्या करें बताओ? तो देखो क्या दिख रहा है साफ साफ कि हाँ भाई वेलोसिटी में कुछ आना है, और कोई, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन। बताओ लगा सकते हैं क्या? तो बताओ क्या यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? देखो तो उसके लिए देखना पड़ेगा फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक रैंडम सिचुएशन मान लेते हैं कि ये रॉड है और ये रिंग है, इस मोमेंट पर वहां से छोड़ा, यहाँ पे कहीं हम पहुंच गए हैं, इस वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। तो फोर्सेस बताओ कैसे कैसे लगेंगे। देखो ये रिंग है, इस पर mg लगेगा नीचे, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, ऐसे नॉर्मल लगेगा, ठीक है, ये नॉर्मल mg को बैलेंस कर लेगा, ये तो आपस में कट गए, राइट। अब ये जो टेंशन है t, वो इधर से रस्सी टेंशन फोर्स लगा रही होगी t, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, दोनों मिला के है ना सिस्टम, अकेले अकेले होते तो फंस जाते। लेकिन जो mg है, किस पर mg, इस पार्टिकल पर mg है, वो तो लगेगा। अब ये तो किसी से बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंबाइंड सिस्टम पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बच रहा है जो किसी से बैलेंस नहीं हो रहा, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है, तो लगा देते हैं। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। बताइए, तो इनिशियली इसके पास भी वेलोसिटी जीरो है, इसके पास भी वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना हो गया, जीरो, बराबर फाइनली इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v1, तो क्या लगाऊं, m इंटू v1 माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये हम नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर जो रिंग है उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम आ गया एम वी टू पॉजिटिव में, तो ये फाइनली एम से एम कट गया, तो एक रिलेशन मिल गया v1 बराबर v2। अरे लेकिन ये क्या, हमें आंसर तो मिला ही नहीं, हमें तो एक रिलेशन मिल गया कि जो इसकी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वही रिंग की भी होगी सेम, पर आंसर तो नहीं मिला। यानी कि एक इक्वेशन हमें और इसमें लगानी पड़ेगी, इसमें एक इक्वेशन से काम नहीं हो रहा है, एक और की जरूरत है। भाई हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया, ठीक है लगा लिया, लेकिन इससे आंसर तो आया नहीं, क्योंकि अननोन तो दो थे, देखो v1 और v2 दो दो अननोन है। तो हमें इक्वेशन भी यहाँ कितनी लेनी, निकालनी पड़ेंगी, दो इक्वेशन। तो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी बताओ?
तो एक इक्वेशन तो हो गई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो मैं लिख देता हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, क्या बनेगी दूसरी इक्वेशन, किस चीज के लिए बनेगी बताओ, सोच के बताओ। यस, एनर्जी कंजर्वेशन की, वेरी गुड। तो दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी मोमेंट सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज बिकॉज देखो यहाँ वर्क डन कौन कर रहा है, सारे फोर्स तो जीरो हो गए, केवल एक बचा mg, और mg तो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो वो लगाएंगे, अब हम लगाएं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल यू फाइनल। चलिए जल्दी से लगाइए और आंसर निकाल के दिखाइए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल। कर लिया, चलो करते हैं फिर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों ही रुके हुए हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पता है हमें रेफरेंस अज्यूम करना होता है, तो रेफरेंस में इसी को मान लेता हूँ, इसी लाइन को रेफरेंस मान लेता हूँ। तो इनिशियली तो दोनों ही इसी लाइन पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, तो दोनों के पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, तो एक की हो जाएगी हाफ m1v1 का स्क्वायर, और दूसरे की भी हो जाएगी हाफ m v2 का स्क्वायर। मास सेम है ना, इसलिए मैंने मास सेम रखे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो देखो हमने रेफरेंस माना है ये, तो रिंग तो उसी पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही रहेगी, लेकिन ये जो दूसरा वाला ये जो पार्टिकल है वो कितना नीचे आ गया, एल हाइट नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgl। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला है v1 बराबर v2, तो इसको आप सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ mgl बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर, v2 भी v1 ही है क्योंकि v1 बराबर v2 है, तो क्या लिख दूं इसको, m v1 स्क्वायर लिख दूं। तो यहाँ से v1 बराबर कितना आ गया, √gl, और यही क्या आ जाएगा, v2 भी आ जाएगा। तो आंसर आ गया रिंग का और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। देखो आराम से, और कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है फिर किसी को डाउट, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन करो। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज वर्टिकल, मतलब ये जो फाइनल पोजीशन आई है, जो फाइनल पोजीशन आई है इस मोमेंट पर, इस रस्सी में टेंशन क्या होगी। इस रस्सी में टेंशन क्या होगी बताइए। चलिए तो मैं बताता हूँ इसको। देखो यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, और v2 और v1 बराबर है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वर खड़ा कर देता हूँ, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जर्वर, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देख रहा है ना। इस मतलब रिंग पे कोई ऑब्जर्वर है, तो रिंग की वेलोसिटी कितनी है v, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी है v। तो आपको याद है हमने सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिखा था, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव कितनी रहेगी, इसका v इधर है, ये v इधर है, तो जुड़ जाएंगे रिलेटिव। तो कितना हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है l, तो डिस्टेंस आ जाएगी l। तो ये क्या मिल गया हमें, ओमेगा मिल गया। अब हमें टेंशन निकालनी है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एफबीडी बना देते हैं। तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T, नीचे क्या लगेगा mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, जो कि l है। तो T बराबर कितना हो गया, mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर l। अच्छा इसको पूरा तो कर लें,
v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं √gl, तो ये कितना आ गया 2 √gl डिवाइडेड बाय l। ठीक, ये हमारा ओमेगा मिल गया। वैल्यू रखो ओमेगा की, यहाँ पे कितनी आ रही है बताओ, mg प्लस m, ओमेगा स्क्वायर है यानी कि 2, दैट स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं, स्क्वायर है तो 2 का हो गया 4, √gl का हो गया gl डिवाइडेड बाय l का हो गया l स्क्वायर इंटू l। सही है, यहाँ तक दिक्कत है किसी को कोई? इसको सॉल्व कर दो। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, 4g प्लस mg, t बराबर कितना आया 5mg। इस तरीके से समझ गए? पूछो कोई दिक्कत हो तो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये हम सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए। तो क्या बात हम सीखे, यहाँ पे जब ओमेगा हम रखते हैं वो किसी ऑब्जर्वर मतलब किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में करते हैं, पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें ओमेगा निकालनी पड़ती है। अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्टिकल का इस मोमेंट पर, जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है, अभी ये लोएस्ट पॉइंट पर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो आपको याद है हमने रेडियस कर्वेचर निकालने का फॉर्मूले वगैरह क्या पढ़े थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन ए सी, या ए परपेंडिकुलर लिख लो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन हम लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे आया था ये, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ से हमने r लिखा था, r इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखो करो कैसे करेंगे। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? बेसिकली द नेट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर बोल दूं कि जो ये जो सेंट्रीफ्यूगल है वही सेंट्रीपिटल है। जो सेंट्रीफ्यूगल है मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना। तो अगर t की वैल्यू mg आ गई तो ये m ओमेगा स्क्वायर l की वैल्यू क्या आएगी बताओ? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू t माइनस mg। बोलो बात समझ में आई क्या? भाई इक्वेशन यही है ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो पता ही है ना हमें कितनी आ रही है, 4mg आ रही है ना, चाहे पैसे कर लो, टेंशन है 5mg में से mg गया तो 4mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ गया 4mg, तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स 4mg रख दिया, और वेलोसिटी तो हमने निकाली रखी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया mv स्क्वायर अपॉन fc, v स्क्वायर कितना है gl अपॉन 4mg, m से m गया, g से g गया, तो कितना आया l/4। तो ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया l/4 मीटर। इस तरीके से हमने तो देखा एक ही सवाल में कितने सारे उसके पार्ट हमने कर दिए, और उससे पुराने कॉन्सेप्ट भी यूज हो गए कितने सारे सर्कुलर मोशन के। तो पुराने कॉन्सेप्ट तो हमने यूज किए ही, उससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या थी देखो, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सीखने की ये थी कि देखो यहाँ पे जब ये इस पार्टिकल की हमें ओमेगा निकालनी है ना, तो यहाँ पे ये रिंग भी मूव कर रही है, और इसी के रेस्पेक्ट में हमें ओमेगा फाइंड करना है, इसी के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन ले रहे हैं अपन। तो जो ओमेगा है वो इसके रेस्पेक्ट में निकालनी पड़ी, इस तरीके से आई। राइट, हम यहाँ पे सीधे ओमेगा ऐसे नहीं लिख सकते थे कि ओमेगा बराबर वेलोसिटी इसकी v है, लेंथ l है, ये नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो जिसके अबाउट हम ओमेगा देख रहे हैं, जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं, वो भी तो पॉइंट मूव कर रहा है, तो वहाँ रिलेटिव लिखनी पड़ेगी, उसको रोक के फिर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो 2v अपॉन l आएगी, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे कि जब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला, यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी पुट की, यहाँ पे वो रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब नहीं है, उस पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी आएगी, तभी तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी कितनी डाली
√GL है ना, जो कि यहाँ से निकल के आई थी v की वैल्यू √GL, राइट। खैर वैसे भी ओमेगा निकालना है तो ओमेगा तो यही है, और यहाँ पे वेलोसिटी रखनी है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो v ही है, ठीक है। पर हो जाता है कई बार ऐसा कंफ्यूजन कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी 2v रखें कि v रखें, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू, पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 2v रखें या v रखें, ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। केवल वो ओमेगा निकालते वक्त ही ये ध्यान रखा जाता है कि जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं तो वो पॉइंट रुका हुआ होना चाहिए, नहीं रुका है तो रिलेटिव देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है।